कि किडनी डायलिसिस की नीड कब पड़ जाती है? क्या जब किडनी पूरी तरीके से फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तब इसकी नौबत आती है? उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स आते हैं, थकावट। पेशेंट को खून की कमी की वजह से थकावट होनी शुरू होती है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, शरीर में इचिंग शुरू हो जाती है, भूख कम हो जाती है, वॉमिटिंग या वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। क्रॉनिक डैमेज स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे किडनी की काम करने की क्षमता को कम करता जाता है और वो कई स्टेजेस से पहुंचते हुए एक एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसको हम कहते हैं, जब किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है, तब हमारे को डायलिसिस की आवश्यकता होती है। जो किडनी फंक्शन टेस्ट हम लोग अक्सर कराते रहते हैं, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ, शायद किडनी जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रही है, कि हमारी किडनी जो है वो या तो कमज़ोर हो गई है या डैमेज हो गई है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। यूरिया और क्रिएटिनिन जो हमारे किडनी के मार्कर्स हैं, किडनी फंक्शन के मार्कर्स हैं, तो उनकी जब मात्रा बढ़ने लगती है तो ये इंडिकेशन होता है कि किडनीज में डैमेज शुरू हो गया है। लक्षण दिखाई देते हैं या किडनी फेल होने वाले होते हैं, तो कुछ ऐसे एकदम से तुरंत से आने वाले सिम्टम्स कि हाँ, अब किडनी फेल ही हो गया है। जब बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे सांस फूलना, शरीर में स्वेलिंग आना, बेहोशी, गफलत होना या कई बार कन्वल्जन्स, दौरा पड़ना भी हो सकता है। तो डायलिसिस के दौरान कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि हाँ, आप ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं। सोडियम कंटेंट यानी नमक की मात्रा वो कम लेनी चाहिए और पानी की मात्रा भी कम लेनी चाहिए। इसके साथ साथ पोटेशियम वाली चीज़ें वो भी कम लेनी चाहिए। पोटेशियम वाली चीज़ें जैसे कि जूसेस हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, नारियल पानी हो गया, या कई तरह के पोटेशियम वाले सॉल्ट्स आते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लोग पोटेशियम वाले सॉल्ट्स का ज़्यादा इंटेक रखते हैं। डायलिसिस के दौरान आप पेशेंट्स को बोलते हैं कि हाँ, आप ये खाइए, इससे आपका जो डायलिसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें हीलिंग प्रोसेस में मदद मिलेगी। एग वाइट हो गया या पोल्ट्री हो गया या फिश हो गया, वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स हैं, स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस के लिए। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर वेजिटेरियंस हैं, तो उनको हम प्रोटीन वाली चीज़ों के लिए ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जैसे दाल हो गया, पनीर, छोले, राजमा, चने, सोयाबीन्स हैं, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, बेसन है। इन सब चीज़ों से प्रोटीन अच्छा जाएगा। कि अगर डायलिसिस चल रहा है किसी पेशेंट का, तो कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा हैवी सामान या हैवी ऑब्जेक्ट्स उसको नहीं उठाने चाहिए और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए और टाइम टू टाइम रेस्ट भी करना चाहिए। किडनी डायलिसिस, इसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रुक सी जाती है। आपको पता है, इंडिया में 90% जो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें किडनी फेल हो जाता है, उसमें डायलिसिस की नौबत आ जाती है। ऐसे में ये बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होती है, खास करके पेशेंट के लिए तो होते ही हैं, उनके साथ में जो रहने वाले केयर गिवर्स हैं उनके लिए भी। रोज़ हॉस्पिटल लेकर के जाना, किडनी डायलिसिस कराना, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, लाइफ की क्वालिटी बहुत हैम्पर हो जाती है। अब ऐसे में किडनी डायलिसिस की नीड पड़ती क्यों है? इसके पहले किडनी ऐसे क्या सिम्टम्स दे रही होती है, और अगर एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो क्या ये कभी बंद हो सकता है? इसके साथ ही प्रिवेंशन के लिए हम ऐसी क्या चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में अपना सकते हैं कि इसकी नौबत ही ना आए? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट में डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर समीर तवाकले, जो कि डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट है किडनी ट्रांसप्लांट और नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, नारायणा हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर, इस पॉडकास्ट की शुरुआत जो है इसी सवाल से करते हैं कि सबसे पहले आप हमारी ऑडियंस को एक बार ज़रूर बताइए कि किडनी डायलिसिस की नीड कब पड़ जाती है? क्या जब किडनी पूरी तरीके से फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तब इसकी नौबत आती है? देखिए, किडनी जो है वो हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में से वेस्ट्स तो सिक्रीट करता ही है, साथ में कई और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैन्युफैक्चर भी करता है। सबसे पहले मैं एक्चुअली आपको इसलिए किडनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा
ताकि हम फिर उसको आगे समझ सकें कि उसके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, वेस्ट एक्सक्रीशन के साथ साथ कई तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी में ब्लड को बढ़ाता है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है और हमारे शरीर में जो एसिड का कंटेंट होता है उसको बैलेंस करता है। किडनी डैमेज दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है एक्यूट डैमेज और एक होता है क्रॉनिक डैमेज। एक्यूट वो वाला डैमेज है जो सडन होता है और जिसमें रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। उस कंडीशन में कई बार जब हम डायलिसिस करते हैं तो वो टेम्पररी होता है और वो रिकवर कर जाता है पूरी तरह से किडनी। क्रॉनिक डैमेज स्लो प्रोसेस है जो धीरे धीरे किडनी की काम करने की क्षमता को कम करता जाता है और वो कई स्टेजेस से पहुंचते हुए एक एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसको हम कहते हैं, जब किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है तब हमारे को डायलिसिस की आवश्यकता होती है। उस कंडीशन में फिर जो वेस्ट्स होते हैं वो हमारे शरीर से एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं और उस प्रोसेस को रिमूव करने के लिए हमारे को डायलिसिस का सहारा लेना पड़ता है। तो जब किडनी डायलिसिस हो रहा होता है तो उस टाइम पर किडनी के जो फंक्शंस हैं वो क्या पूरी तरह से इम्पैक्ट हो जाते हैं? जी, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब किडनी फंक्शंस पूरी तरह से इम्पैक्ट हो चुके होते हैं। किडनी की फंक्शनिंग लगभग बहुत ही मिनिमल रह जाती है, बट वो इतनी मिनिमल होती है कि बिना डायलिसिस के हम अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाते। तो अगर किडनी का फंक्शन इम्पैक्ट हो रहा है और आपने जैसे कहा कि इसका एक काम है वेस्ट का सीक्रेशन करना, तो ऐसे में हम कैसे समझें कि हाँ किडनी इतनी इम्पैक्ट हो रही है कि किडनी फेलियर तक के चांसेस आ रहे हैं और फिर नौबत इतनी आ गई कि अब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, किडनी डैमेज जो है वो एक सडन प्रोसेस नहीं है, वो स्लो प्रोसेस है जो डिफरेंट स्टेजेस से पास होता हुआ एंड स्टेज तक पहुंचता है। और जनरली हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, बट क्योंकि वो सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक नहीं होते इसलिए वो कई बार पेशेंट्स इग्नोर कर देते हैं। अब वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं? उसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स आते हैं, थकावट। पेशेंट को खून की कमी की वजह से थकावट होनी शुरू होती है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, शरीर में इचिंग शुरू हो जाती है, भूख कम हो जाती है, वॉमिटिंग या वॉमिटिंग की फीलिंग होती है। इन सब ये अर्ली स्टेजेस के सिम्टम्स हैं जो कई बार पेशेंट्स इग्नोर कर देते हैं और फिर बहुत लेट स्टेजेस में जब बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे सांस फूलना, शरीर में स्वेलिंग आना, बेहोशी, गफलत होना या कई बार कन्वल्जन्स, दौरा पड़ना भी हो सकता है, वो बहुत लेट स्टेजेस में होता है जब पूरी किडनी डैमेज हो चुकी होती है। आपने डॉक्टर जैसे कहा कि 2 फेजेस में किडनी का जो डैमेज है वो होता है, एक अक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक। अक्यूट मतलब कि तुरंत आया और तुरंत ट्रीटमेंट, क्रॉनिक यानी कि धीरे धीरे किडनी डैमेज हो रहा है। तो अक्यूट और क्रॉनिक किडनी डैमेज में क्या सिम्टम्स अलग अलग होते हैं या सेम ही होते हैं? नहीं, जनरली सिम्टम्स एक्यूट और क्रॉनिक में सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, बट इसमें बस सिर्फ फ़र्क ये होता है कि एक्यूट में बहुत ही जल्दी वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, क्रॉनिक में सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं और कई बार पेशेंट्स उन सिम्टम्स को निग्लेक्ट कर देते हैं या मिस कर देते हैं। जो किडनी फंक्शन टेस्ट हम लोग अक्सर कराते रहते हैं, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ शायद किडनी जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रही है या किडनी खराब हो रही है? हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट्स हैं, यूरिन टेस्ट्स हैं जो हम रूटीन में करते हैं और जिनसे हम ये काफ़ी जल्दी पता कर सकते हैं कि हमारी किडनी जो है वो या तो कमज़ोर हो गई है या डैमेज हो गई है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट आता है किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया और क्रिएटिनिन जो हमारे किडनी के मार्कर्स हैं, किडनी फंक्शन के मार्कर्स हैं, तो उनकी जब मात्रा बढ़ने लगती है तो ये इंडिकेशन होता है कि किडनीज में डैमेज शुरू हो गया है। इसके साथ साथ हमारे कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हम किडनी फंक्शन टेस्ट में ही डिटेक्ट करते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और यूरिक एसिड। इसके साथ साथ
हीमोग्लोबिन कम होना वो एक इंडिकेशन है। तो हम नॉर्मल रूटीन में लोगों के ब्लड टेस्ट सीबीसी जिसको कहते हैं उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो रही है। उसके साथ साथ यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन में प्रोटीन का लीक होना या यूरिन में ब्लड आना, ये सारे इंडिकेशन हैं कि हमारी किडनी में कोई डैमेज प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड करके भी हम किडनी की अपीयरेंस के बारे में बता सकते हैं। किडनी में कई पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जो रेडियोलॉजिकली हम डिटेक्ट करके किडनी डैमेज को इंडिकेशन पता कर सकते हैं। किडनी का सिकुड़ना यानी किडनी का जो साइज है उससे साइज छोटा हो जाना ये इंडिकेट करता है कि किडनी का डैमेज काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसके अलावा से न्यूट्रिशनल मार्कर्स होते हैं जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, वो हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। और जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनके डायलिसिस एडिक्वेसी टेस्ट करने के लिए हमारे पास कई टेस्ट होते हैं जिनसे हम किडनी डैमेज का पता कर सकते हैं। ये सारे जो टेस्ट हैं इनके ज़रिए पता किया जा सकता है कि किडनी के जो फंक्शंस है कहीं इम्पैक्टेड तो नहीं है या किडनी जो है वो ख़राब तरीके से काम तो नहीं कर रही है। टेस्ट में आपने हमें पैरामीटर्स बताए कि क्या क्या चीज़ें जो है देख के हम समझ सकते हैं। किडनी फेलियर होने के पहले कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं या किडनी फेल होने वाले होते हैं तो कुछ ऐसे एकदम से तुरंत से आने वाले सिम्टम्स कि हाँ अब किडनी फेल ही हो गया है? जैसे मैंने आपको शुरू में पहले भी बताया कि अर्ली पीरियड्स में तो बड़े सिम्टम्स बहुत वेग से सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट कई बार मिस कर देता है और वो कई बार ये सोचता है कि हो सकता है ये मुझे थकावट की वजह से, मौसम की वजह से या लिवर की वजह से या डाइजेशन की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कई बार अर्ली स्टेजेस के सिम्टम्स मिस हो जाते हैं और लेट स्टेजेस तक पहुंचते पहुंचते जो उसके लक्षण हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सिवियर हो जाते हैं कि उसको कई बार सीधा हॉस्पिटल में ही लाना पड़ता है और तब जाकर पता लगता है कि इसकी किडनी में डैमेज हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, सूजन आना, सांस फूलना, दौरा आना या कई बार हार्ट पे भी उसका असर पड़ सकता है। तो कई बार पेशेंट हार्ट अटैक के सिम्टम्स लेकर भी हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं। तो अब जैसे आपने पेशेंट को देख लिया, उन्हें बता दिया कि हाँ आपकी किडनी जो है वो इस तरीके से काम अच्छे से नहीं कर रही है। किडनी डायलिसिस की नौबत कब आ जाती है कि जब आप लोग पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं कि नहीं अब तो आपको डायलिसिस पर ही जाना पड़ेगा? जनरली किडनी डायलिसिस की ज़रूरत तब पड़ती है जब किडनी की फंक्शनिंग 15% से कम रह जाती है। बस उस सिचुएशन में हमारे को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। जनरली पर्टिकुलर कोई यूरिया क्रिएटिनिन की वैल्यू नहीं है जिस पे हम डायलिसिस इनिशिएट करें। हम लोग उसके लक्षण देखते हैं। अगर लक्षण बहुत ज़्यादा सिवियर हैं तो कई बार अर्ली स्टेजेस में इवन अगर हमारी क्रिएटिनिन वैल्यू कम भी होती है तब भी हमारे को डायलिसिस इनिशिएट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। सो क्रिएटिनिन वैल्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेशेंट के लक्षण हैं। अगर लक्षण ज़्यादा खराब हैं तो उस सिचुएशन में डायलिसिस जल्दी इनिशिएट कर देने में पेशेंट की हालत भी सुधर जाती है और उसकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल यानी जो उसकी लेंथ ऑफ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। किडनी डायलिसिस को लेकर डॉक्टर लोगों के मन में एक ये रहता है कि ये अक्सर बूढ़े लोगों में ज़्यादा होती है, तब तक किडनी इम्पैक्ट हो चुकी होती है। लेकिन क्या यंगर जनरेशन में भी कितनी इतनी इम्पैक्टेड होती है कि उनमें भी डायलिसिस की नीड पड़ जाती है? जी, डायलिसिस की ज़रूरत किसी भी उम्र में पड़ सकती है। अगर किडनी डैमेज है, कई बार जो इवन न्यूबॉर्न जो नवजात बच्चे होते हैं कई बार उनकी किडनीज भी डेवलप नहीं हो पाती हैं या किडनी डैमेज होती हैं, तो उस केस में कई बार हमारे को न्यूबॉर्न बच्चों में भी डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एनी एज ग्रुप, एनी मेल और फीमेल मेंबर कैन बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर। सो इसलिए लोगों का जनरली ये जो थॉट प्रोसेस है कि भाई बड़े लोगों में ही किडनी डैमेज ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, उम्र के साथ साथ जैसे बाकी हमारे बॉडी सिस्टम्स वीक होती जाती हैं, उसी तरह से उम्र के साथ साथ किडनी की फंक्शनिंग भी कम होती जाती है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है
कि हर बड़ी उम्र के इंसान जिसकी किडनीज कमज़ोर हो गई हैं उनको डायलिसिस की आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो अब जैसे किडनी डायलिसिस के लिए आपने पेशेंट्स को बोल ही दिया, तो एक बार पूरा प्रोसीजर ज़रूर बताइए कि कैसे होता है किडनी डायलिसिस का प्रोसेस। लोगों को लगता है कि बहुत ही चैलेंजिंग है, रोज़ पेशेंट्स को हॉस्पिटल लेके जाना, वहाँ पर विजिट्स करो, रोज़ रोज़ डायलिसिस के लिए ले जाना, तो एक बहुत ही ज़्यादा वैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें पेशेंट भी परेशान होते हैं और उनके साथ रहने वाले लोग भी। तो पूरा एक बार प्रोसीजर ज़रूर बताइए। जी, देखिए, डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपको एक नई जिंदगी प्रोवाइड करता है। लोगों का एक डर जो है डायलिसिस के प्रति, वो सबसे पहले एजुकेशन के थ्रू, यानी उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, उनको प्रॉपर तरीके से उस प्रोसीजर के बारे में बताया जाए, तो पेशेंट का जो मनोबल है वो भी बेहतर होता है और वो अपने ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी बहुत हमारी मदद कर सकता है। सबसे पहले तो जब कभी किडनी में प्रॉब्लम शुरू होती है तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि पेशेंट को शुरू से ही उसकी बीमारी के बारे में बताया जाए, उसको एजुकेट किया जाए, ताकि वो अपना ख्याल खुद से रख सके और दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे। कई बार हमारे पास मरीज आते हैं जो अपने रिश्तेदारों के साथ आते हैं और रिश्तेदार कहते हैं कि साहब इनको मत बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट प्लान में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो शायद हम उसका उतने अच्छी तरीके से इलाज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले पेशेंट को अगर उसकी किडनी डैमेज हो रही है तो उसको ये समझना है कि एक स्टेज आएगी जब उसको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी। उस चीज़ को समझने के लिए उसे अपने बीमारी के बारे में उसको पता होना चाहिए, उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है उसके बारे में पता होना चाहिए, डाइट की प्रिकॉशंस, सोडियम इनटेक, सॉल्ट इनटेक की प्रिकॉशंस, वाटर इनटेक की प्रिकॉशंस, पोटेशियम कितना लेना है कितना नहीं, इसके बारे में उसे पता होना चाहिए। उसके बाद उसको अपना एक रेगुलर मेडिकेशन प्लान पता हो के उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम डायलिसिस के प्रोसेस को जितना हम डिले कर सकें उतना हम कर सकें। उसके बाद जब डायलिसिस की सिचुएशन आने लगती है तो पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है कि उसको कौन से वाले ट्रीटमेंट पे जाना है। डायलिसिस दो तरह के होते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, या तीसरा ऑप्शन होता है कि पेशेंट डायलिसिस पर ना जाके सीधा ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट करता है, गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए ऑप्ट करता है। वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट उसमें पेशेंट और फैमिली को इकट्ठे बैठकर एक डिसीजन लेना होता है, इंटेलिजेंट डिसीजन। दूसरी चीज़ आती है, अगर वो डायलिसिस के लिए ऑप्ट करता है तो उसको अपना समय से पहले एक, जिसको हम कहते हैं वैस्कुलर एक्सेस, जिसके थ्रू हम डायलिसिस की प्रक्रिया को कर सकते हैं। जैसे अगर हीमोडायलिसिस ऑप्ट करता है तो हम उसको पहले से ही कहते हैं कि आप फिस्टुला या ग्राफ्ट बनवा लो। अगर वो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए ऑप्ट करता है तो हम पेरिटोनियल कैथेटर डलवा के रखते हैं। तो उस सिचुएशन में पेशेंट को कई अननेसेसरी प्रोसीजर्स से बचाया जा सकता है और जिस टाइम डायलिसिस शुरू होता है उस टाइम हम उसी एक्सेस के थ्रू डायलिसिस शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी होती है, क्योंकि डायलिसिस भी एक महंगा प्रोसेस है जिसके लिए पेशेंट को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार रखनी चाहिए। दूसरा, केयर प्रोवाइडर जो साथ में पेशेंट के आना है, क्योंकि डायलिसिस का एक प्रोसेस है जो सप्ताह में 3 बार 4 घंटे के लिए होता है, जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटल आना पड़ता है और उसके साथ साथ जनरली उसके साथ एक अटेंडेंट आता है। तो एक मैन पावर सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, साइकोलॉजिकली और इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। उसके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अपने नेफ्रोलॉजिस्ट, अपने डाइटिशियन, जो हॉस्पिटल में सोशल वर्कर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उनसे बात करके अगर पेशेंट एक इंटेलिजेंट तरीके से अपने डायलिसिस प्रोसीजर को शुरू करेगा और उसको रेगुलर मेंटेन करेगा तो उसकी हेल्थ एज वेल एज लाइफ स्पैन
काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो सकता है। बिल्कुल। तो डायलिसिस के दौरान कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि हाँ, आप ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं? जी, डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल है डायलिसिस के पेशेंट्स में। जनरली जिन लोगों को किडनी डैमेज होता है, जब वो डायलिसिस पर नहीं होते हैं, तब हम उनको कहते हैं कि आप प्रोटीन की मात्रा कम रखो, ताकि जो किडनी के ऊपर डैमेज है वो थोड़ा कम हो सके। लेकिन जब एक बार डायलिसिस शुरू हो जाता है, तब पेशेंट को अपनी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, अच्छा, बढ़ाना बिकॉज डायलिसिस जो प्रोसेस है उसमें भी प्रोटीन लॉस होता है। अच्छा। सो एटलीस्ट उसको सप्लीमेंट करने के लिए प्लस अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए उसको अपने प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अगर वो प्रोटीन कम लेगा, उस सिचुएशन में पेशेंट का मसल मास और इन्फ्लेमेशन वो बढ़ेगा, सो उसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो अगर वो अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन ले, नॉर्मली रिकमेंडेड ये होता है कि 1 to 1.2 ग्राम्स पर केजी पर डे प्रोटीन इंटेक ले। यानी अगर किसी का वजन 50 किलो है तो उसको लगभग 50 से 55 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए, डायलिसिस अगर उसका चल रहा है तो। उसके साथ सोडियम कंटेंट यानी नमक की मात्रा वो कम लेनी चाहिए, और पानी की मात्रा भी कम लेनी चाहिए, बिकॉज जैसे किडनी डैमेज होता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वेस्ट रिमूव करने का प्रोसेस और वाटर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कम हो जाता है। तो अगर वो सॉल्ट लेगा तो प्यास लगेगी और वो पानी को एक्सक्रीट आउट यानी पानी को शरीर में से निकाल नहीं पाएगा। इसके साथ साथ पोटेशियम वाली चीज़ें वो भी कम लेनी चाहिए। पोटेशियम वाली चीज़ें जैसे कि जूसेस हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, नारियल पानी हो गया, या कई तरह के पोटेशियम वाले सॉल्ट्स आते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन है, लोग पोटेशियम वाले सॉल्ट्स का ज़्यादा इंटेक रखते हैं और ये सोचते हैं कि पोटेशियम सॉल्ट हेल्दी है, सेंधा नमक वगैरह। सेंधा नमक जो है। तो उस सिचुएशन में स्पेशली हमारे जो किडनी फेलियर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पेशेंट्स हैं, उनमें वो रिस्क बढ़ जाता है अगर वो पोटेशियम कंटेनिंग सॉल्ट्स का ज़्यादा सेवन करते हैं। पोटेशियम का डायरेक्ट इम्पैक्ट किडनी पर नहीं होता, पोटेशियम का इम्पैक्ट होता है हार्ट के ऊपर, बिकॉज एक तो वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इफेक्ट करता है और बॉडी हार्ट में एरिथमियाज हो सकते हैं, यानी इरेगुलर रिदम हो सकती है हार्ट की, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने की भी संभावना रहती है। अच्छा, इतना सीवियर हो सकता है? जी, पोटेशियम लेवल्स काफ़ी डेंजरस होते हैं। उसके कई बार बहुत सटल सिम्टम्स होते हैं, जैसे मसल बहुत वीक हो जाएगी या मसल बहुत ढीली हो जाएगी। वो पेशेंट उसको जनरली कमज़ोरी पर एट्रीब्यूट करता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पोटेशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने प्रोटीन की बात करी, प्रोटीन की जैसे जितने भी हमारे प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स हैं उनमें साथ में फॉस्फोरस भी कई बार ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे फूड्स जिसमें कि फॉस्फोरस की मात्रा कम है वो लेने चाहिए, और साथ में हमारे को कैल्शियम सप्लीमेंट्स और बाकी मेडिकेशंस वो सब रेगुलर टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। आपने जैसे डाइट का बताया कि डाइट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको रिस्ट्रिक्ट करने का बोला जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो डायलिसिस के दौरान आप पेशेंट्स को बोलते हैं कि हाँ आप ये खाइए, इससे आपका जो डायलिसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें हीलिंग प्रोसेस में मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, वही मैंने कहा आपको। जैसे प्रोटीन्स मैंने आपको बताया, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स जैसे एग वाइट हो गया या पोल्ट्री हो गया या फिश हो गया, वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स हैं, स्पेशली नॉन वेजिटेरियंस के लिए। लेकिन हमारे देश में ज़्यादातर वेजिटेरियंस हैं, तो उनको हम प्रोटीन वाली चीज़ों के लिए ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जैसे दाल हो गया, पनीर, छोले, राजमा, चने, सोयाबीन्स हैं, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, बेसन है, इन सब चीज़ों से प्रोटीन अच्छा जाएगा। प्रोटीन अच्छा जाएगा तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, मसल वीकनेस है और जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो सब कम हो जाएंगे। सो वी रिकमेंड कि आप डायलिसिस में अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट, अच्छी डाइट लें।
ठीक है। इस दौरान में अगर हमें कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी टिप्स समझने हो कि अगर डायलिसिस चल रहा है किसी पेशेंट का, तो कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लिस्ट है ऐसी? जी, ये बहुत रेलेवेंट सवाल है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये सोचते हैं कि डायलिसिस शुरू हो गया, अब हम मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। डायलिसिस, जैसे मैंने आपको बोला, कि एक नया एक प्रोसीजर है जो इंसान को नई जिंदगी देता है। अब उसको, पेशेंट को ये समझना है कि मेरे लिए अब एक न्यू नॉर्मल कुछ और चीज हो गई है। जो पहले मैं करता था उससे मुझे चीजें कुछ कंटिन्यू करनी है और कुछ चीजों पे मुझे प्रिकॉशंस रखनी है। डायलिसिस पेशेंट्स को अपना एक नॉर्मल रूटीन बनाना चाहिए। उसको अपनी डायलिसिस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली अपनी रेगुलर डायलिसिस के लिए विजिट्स हॉस्पिटल में करनी चाहिए, अपनी रेगुलर मेडिकेशंस लेनी चाहिए। अब घर पे क्या कर सकता है? घर पे उसको अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीनी है। अगर वो नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो अपना रेगुलर काम करते रहें। कोई भी हॉबी फॉलो करते हैं, पेंटिंग करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, वो उनको अपना रेगुलर रखना चाहिए और उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने साथ साथ उसको जो है अपने रिलेटिव्स को भी काउंसल करना है कि भाई मेरे लिए ये नई जिंदगी है, आप भी उसके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करो। अपना नॉर्मल जो डाइटरी प्लान है उसको फॉलो करें प्रिकॉशंस के साथ। ऑब्वियसली जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि भाई पोटेशियम का इंटेक कम रखना है, वाटर और सॉल्ट का इंटेक कम रखना है, और अपना नॉर्मल रेगुलर रूटीन फॉलो करें। वेकेशंस पे जाना है तो उसको वेकेशंस पे भी जाना चाहिए। अपने बिजनेस या काम के रिलेटेड कहीं ट्रैवल करना है तो उसको वो भी ज़रूर करना चाहिए प्रिकॉशंस के साथ। ऑब्वियसली अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से क्लियरेंस लेके कि भाई मैं ट्रैवल करने के लिए फिट हूँ। अपने साथ अपनी मेडिकेशन लिस्ट, अपना एक सर्टिफिकेट रखे ताकि एटलीस्ट आपको, जैसे भी एयरलाइंस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए कि मैं डायलिसिस का पेशेंट हूँ, मेरे साथ कुछ इक्विपमेंट भी जाएगा। स्पेशली अगर कोई डायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस पे है तो कई बार उसको अपनी मशीन और फ्लूइड्स ले जाने होते हैं, तो वो सब उसको प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए। अगर वो किसी जगह पे ट्रैवल कर रहा है, डायलिसिस का पेशेंट है, तो एटलीस्ट जाने से पहले वहाँ पे अपने डायलिसिस स्लॉट्स को बुक करा लेना चाहिए, और जो वहाँ पे रूटीन ब्लड टेस्ट्स की ज़रूरत है डायलिसिस का प्रोसीजर शुरू करने से पहले, वो रेगुलर अपना करवा के और वहाँ पे इंफॉर्मेशन दे के और अपना डायलिसिस स्लॉट्स बुक करा लेने चाहिए। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो डॉक्टर मना कर दी जाती है, जैसे लोगों को लगता है कि अब हम ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा वैसे चीज़ें नहीं कर सकते जो बैठने वाले जॉब्स हैं, मन में बहुत सारे ख्याल रहते हैं। हाँ, थोड़े प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग्स अगर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली उनको अपना प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आपकी लंबी फ्लाइट है और उस दौरान आपका डायलिसिस शेड्यूल बीच में आ रहा है, तो आपके डायलिसिस शेड्यूल को थोड़ा सा ऑल्टर करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके उस इंटरवीनिंग पीरियड को हमारे को टाइड ओवर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा हेवी सामान या हेवी ऑब्जेक्ट्स उसको नहीं उठाने चाहिए, और बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए, और टाइम टू टाइम रेस्ट भी करना चाहिए। तो डॉक्टर ये भी बताइए कि एक हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस के लिए पेशेंट्स को जाना पड़ता है? हीमोडायलिसिस या वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको आइडियली हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कराना होता है, जो उसका सेशन लगभग 4 घंटे का होता है। ठीक है। एक सेशन 4 घंटे का होता है? जी, एक सेशन 4 घंटे का होता है। ऐसे ही हफ्ते में उसको 3 सेशंस करने होते हैं। ओके। और बहुत सारे कंप्लेंट्स ये भी आती हैं कि डायलिसिस के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, वीकनेस जैसा लग रहा है, ये ऐसा क्यों होता है? जी, ये काफ़ी पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनकी एक रेगुलर कंप्लेंट होती है कि डायलिसिस के बाद मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। जनरली ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा बॉडी में से फ्लूइड निकाल लिया जाता है। उस सिचुएशन में कई बार पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है और उसको वीकनेस आती है। उसके साथ साथ कई बार पेशेंट्स जो हैं
न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर नहीं लेते, जैसे मैंने आपको बताया कि डायलिसिस का प्रोसेस भी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो उस सिचुएशन में पेशेंट्स को वीकनेस, थकावट या बहुत ज़्यादा नींद आना या बॉडी में क्रैम्प्स आने की शिकायत होती है। तो वो वाले अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, अपने जो डायलिसिस केयर टीम है उनको उस बारे में इस चीज़ का डिस्कशन करके, उस चीज़ को एवेल्युएट करके हम उसका समाधान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लो बीपी या हाई बीपी की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है क्या डायलिसिस के दौरान? जी, लो बीपी का जैसे मैंने बताया कि अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी निकल जाए तो कई बार ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लगभग 15 से 20% लोगों में ये वाली प्रॉब्लम आती है। ब्लड प्रेशर हाई भी होता है बट जनरली वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। कई बार बॉडी में कई तरह के चेंजेस होते हैं, ऑटोनोमिक चेंजेस होते हैं, या अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड रह जाता है तब भी डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, केला, नारियल पानी, ये जो हाई पोटेशियम वाली चीज़ें हैं, ये क्या रिस्ट्रिक्शंस फिर हमेशा के लिए हो जाती हैं किडनी डायलिसिस के पेशेंट्स में? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि पोटेशियम वाली चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था, केला है, नारियल पानी है, जूसेस हैं, इन सब का जो सेवन है वो कम से कम करें। बिकॉज डायलिसिस जो प्रोसेस है वो तभी हो रहा है जब किडनीज जो हैं उन इलेक्ट्रोलाइट्स को बॉडी में से नहीं निकाल पा रही हैं। तो वो अगर हम उस चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे तो पोटेशियम हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, जिसका इम्पैक्ट उसके हार्ट के ऊपर पड़ सकता है। किडनी डायलिसिस का एक बार शुरू हो गया तो फिर ये ज़िंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है या कभी बंद हो सकता है? जी, जो क्रॉनिक डिजीज़ है उस केस में जब डायलिसिस शुरू होता है तो वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, और इनफैक्ट लाइफ जो है वो डायलिसिस पर ही डिपेंडेंट हो जाती है। इसको हम इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक मेंटेनेंस प्रोसीजर है, जिससे हम अपनी लाइफ को एक मशीन के द्वारा प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। डॉक्टर, किडनी डायलिसिस में कुछ ऐसा भी होता है क्या कि डायलिसिस भी अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो उस दौरान कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस हम देखें कि हाँ शायद हमारा डायलिसिस सही से नहीं चल रहा है? बिल्कुल, बहुत ही पर्टिनेंट सवाल है एक्चुअली, बिकॉज कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा डायलिसिस चल रहा है तो हम गए, 4 घंटे हमारी मशीन लगी और हम डायलिसिस करा के वापस आ गए। अगर कई बार पेशेंट्स में कई सिम्टम्स ऐसे आते हैं जो हमारे को इंडिकेट करते हैं कि इनका डायलिसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उनमें कई बार सिम्टम्स इस तरह के होते हैं, जैसे बताया मैंने, अगर वाटर रिटेंशन, बॉडी में पानी रुक रहा है, या अगर हमारे जो सिम्टम्स जो डायलिसिस रिलेटेड वॉमिटिंग है या नोज़िया है, नोज़िया मतलब वॉमिटिंग की फीलिंग है, ये सब चीज़ें आ रही हैं, या गफलत ज़्यादा महसूस हो रही है, या क्रैम्पिंग हो रही है, या भूख कम लग रही है, वो सारे सिम्टम्स हैं। उसको हम फिर चेक करते हैं ब्लड टेस्ट से। यूरिया क्रिएटिनिन लेवल्स हाई हो रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रॉपर हमारा डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर जब डायलिसिस चल रहा हो रहा है उस पेशेंट का, तो कुछ ऐसे टिप्स या एडवाइस आप देना चाहेंगे उन्हें भी और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी, कि सो दैट वो ध्यान में रखें कि हाँ डायलिसिस चल रहा है तो ये चीज़ अगर ध्यान में रखते हैं तो सही से चलेगा ये प्रोसीजर, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा हैम्पर नहीं होगी और आपके ज़िंदगी में और साल ऐड ही होंगे? जी, ये एक्चुअली ये वाले इन्फॉर्मेशन तो पेशेंट्स के पास जाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज डायलिसिस को एक मुसीबत ना समझ के वो एक अपना एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट अगर हम समझें उस चीज़ को, तो उससे पेशेंट की लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो अपना रेगुलर शेड्यूल हफ्ते में 3 बार या जैसा आपको आपके नेफ्रोलॉजिस्ट गाइड करते हैं उसको फॉलो करें। अपनी मेडिकेशंस को रेगुलर रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने आप को साइकोलॉजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, और अपना ये एक
लाइफ में एक मान लें कि भाई अब मेरे लिए ये चीज़ नॉर्मल हो गई है और मुझे इस चीज़ को फॉलो करना है। जो केयर गिवर्स हैं उनको भी पेशेंट का बहुत सपोर्ट देना चाहिए, बहुत सपोर्टिव रहना चाहिए उनके साथ में। कई बार हम देखते हैं कि कई सालों तक जिन लोगों के डायलिसिस शुरू हो जाते हैं तो फैमिली भी एक तरह से थोड़ा सा निगलेक्ट करने लगती है या लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है पेशेंट में, जिस किसी वजह से भी भाई हो सकता है वो अपनी लाइफ में बिजी हो सकता है इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली थोड़ा ड्रेन हो गए हों। तो केयर गिवर्स को एक बहुत ज़रूरी है कि हमेशा पेशेंट के साथ खड़े रहें, हमेशा उसके साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनके साथ में उनको सपोर्ट देते रहें, ताकि पेशेंट में साइकोलॉजिकल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी वो सब चीज़ें ना आएँ। और ख़ासकर एक फैमिली एटमॉस्फेयर जिसमें वो लोगों से मिलें, लोगों से बातें करें, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़, अपनी नॉर्मल हॉबीज़, उन सबको अपने एक पैशन को फॉलो करें, तो ऑब्वियसली दे कैन ऐड मेनी ईयर्स टू देयर लाइफ विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। परफेक्ट। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो बहुत हद तक डायलिसिस वाली जो कंडीशन चल रही होती है उसे टैकल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को दी है किडनी डायलिसिस के बारे में। आई एम श्योर इससे उनको ज़रूर हेल्प मिली होगी एंड आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल, आई होप ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और होपफुली वो इस चीज़ को फॉलो करें, ताकि वो अपनी और अपने जो भी कोई उनका पेशेंट है, फैमिली मेम्बर है, उसको वो ज़्यादा अच्छे से केयर करके उसको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सके। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आई एम श्योर इस सेशन के ज़रिए आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी किडनी डायलिसिस के बारे में। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।